जम्मू कश्मीर को तो इस मुसीबत से कांग्रेस पार्टी ही निकाल सकती है। 70 साल तक बीजेपी ने लोगों को गुमराह किया और तोड़ करके कहा कि बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। आज लोग जम्मू के तंग हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा, फारूक अब्दुल्ला को लगा कि कहीं ना कहीं हमारी बात वहाँ पर भी उठ रही है। तो अच्छी बात है। फारूक अब्दुल्ला कोई पाकिस्तानी जम्मू के ठेके बाहर चले गए, जम्मू के शराब के ठेके बाहर के चले गए, माइनिंग जो है वो बाहर के चले गए। अगर ये डिमांड इंटरनेशनल है तो नॉर्थ ईस्ट में 377 आर्टिकल क्यों रखा है? तो गुपकार जो अलायंस बना उसकी भी यही मांग थी धारा 370 को लेकर, लेकिन कांग्रेस उससे अलग हो गई। तो फिर अलग होने की नीड क्या थी? किसने कहा था? कुछ जम्मू वाले, किस बीजेपी ने कहा था कि यूटी बनाओ, रियासत को खत्म करो? और फिर आप डिलिमिटेशन कहाँ कर रहे हैं? किस फैक्ट्री में वो बन रहा है? बाद में आप कमीशन से आ जाएगा हमारे सामने, अभी तक तो पता ही नहीं। गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुए और फिर उस प्रोटेस्ट के खिलाफ एक और प्रोटेस्ट हुआ आप ही की पार्टी। मैं त्रिकुटा नगर जाऊँ पूछने के लिए, आप सरप्राइज दे करके चुनाव जीतना चाहते धोखे से। हम झुके नहीं आपकी तरह, बीजेपी की तरह। ये तो नतमस्तक थे महबूबा और मुफ्ती साहब के सामने। नमस्कार, जम्मू लिंक्स न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में इस समय जो सियासी हलचल है कहीं ना कहीं वो भी अब रफ्तार पकड़ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा होगा। आखिर बड़ा क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बीच बहुत सी बयानबाजी हुई और ख़ासकर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से धारा 370 को लेकर कुछ बयान आए जिसको लेकर विवाद भी हुआ। और उसके अलावा भी कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर अब कांग्रेस से बात करना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो धारा 370 का ही मुद्दा आएगा। दिग्विजय सिंह का एक बयान आया कि धारा 370 पर वो विचार करेंगे यदि वोटेड टू पावर होते हैं, यदि पावर में आते हैं। सर, क्या कांग्रेस आज भी उसी विचारधारा के साथ है कि धारा 370 जो है वो दोबारा रिस्टोर होनी चाहिए, या फिर उनका बयान जो था वो पर्सनल लेवल पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा वो इतना ही कहा कि इस तरीके से तोड़ना सैड अफेयर था। जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया, जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड कर दिया और जिस तरीके से सारा कुछ तोड़ दिया। आज लोग मांग रहे हैं कि हमें, बीजेपी ने बार बार कहा कि हम हकूक़ जो है महफूज रखेंगे ज़मीन और नौकरी के, और इसका मतलब अंदर से वो भी एक चीज़ को समझते हैं। उनका एक मुद्दा था, उन्होंने वो किया, लेकिन 370 को उन्होंने कहा कि हम उस पर विचार करेंगे। आपके ऊपर कोई सवाल उठता है तो कोई भी पार्टी जो है वो ये कहती है कि इसके ऊपर विचार करेंगे जब सत्ता आएगी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। उन चीज़ों पे उन्होंने कहा विचार करें, जिसको विवाद बनाया जा रहा है और बनाया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ट्विस्ट करने का आदत है। क्योंकि 370 साल इस आइन जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहा, हिंदुस्तान के आइन का हिस्सा रहा, और उसको कह देना ये पाकिस्तान नवाज है, उसको कह देना कि ये प्रो मिलिटेंट है, उसको कह देना मिलिटेंसी ख़त्म हो गई क्या? पाकिस्तान के 5000 फायर जो है पिछले साल हुए, जो 1971 के बाद मेरे ख्याल पूरा रिकॉर्ड होगा। इसलिए जो बातें उन्होंने वो कही थी, लेकिन हमने जो कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल तौर पे आज तक कहा है, ये कहा है कि जम्मू कश्मीर की स्टेट को रिस्टोर किया जाए और जम्मू कश्मीर को के लोगों के लिए ज़मीन और नौकरी का अधिकार जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड, उसको सेफगार्ड किया जाए। ये बात जम्मू कश्मीर सारे कहते हैं और इसमें बीजेपी कहे, उन्होंने वादे तो यही किए थे कि 370 में क्या बचा था? 370 में यही था, यहाँ के लोगों की नौकरी जो है वो बाहर वाला नहीं ले सकता था, जहाँ की ज़मीन जो है वो बाहर वाला नहीं ले सकता था। यही दो बातें थी ना। बड़ा ठेका भी तो ठेकेदार बाहर से आता था, इंडस्ट्रियाँ भी यहाँ लगी बाहर से, वो लीज पे आप दे सकते थे। बाकी तो लोगों को गुमराह करने की बात है। दो बातें जो मुझे समझ आती हैं वो इस देश के अंदर कानून में, आइन में लिखा था कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की ज़मीन जो है वो वही लेंगे और नौकरी जो है वो वही लेंगे। सेंटर का कानून सारे तकरीबन जम्मू कश्मीर में लगे हैं, टाडा, पाटा, पोटा, जितने भी कानून खतरनाक, NIA की जो नेशनल टेरर एजेंसी है उसकी जुरिस्डिक्शन यहाँ तक, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो लखनपुर में रुकावट होती थी। इसलिए 370 के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाता था। तोड़ने वालों जो है देश भर को गुमराह कर रहे थे
कि 370 से अलगाववाद है, आतंकवाद है, ये कोई अलग प्रदेश है। आप और मैं और हम सब इस प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं हमें नहीं दिखा कि 370 की वजह से कोई अलग जम्मू कश्मीर था। और हम अटूट अंग थे, हैं, रहेंगे। ये आइन में लिखा था, आइन हिंद और आइन जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के आइन के बनाने वाले जम्मू कश्मीर के लोग थे, वही जम्मू और कश्मीर के लोग थे जिन्होंने लिख के दिया कि हम हिंदुस्तान का अटूट अंग हैं। फिर 70 साल तक बीजेपी ने लोगों को गुमराह किया और तोड़ करके कहा कि बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। आज लोग जम्मू के तंग हैं। जम्मू के ठेके बाहर चले गए, जम्मू के शराब के ठेके बाहर के चले गए, माइनिंग जो है वो बाहर के चले गए। उसका नुकसान हुआ जम्मू कश्मीर को, जो फ़ायदा हुआ। लेकिन फिलहाल जो मैंने कहा कि हमारा जो ऑफिशियल स्टैंड है पार्टी का, हमने बार बार कहा रेस्टोर स्टेटहुड, गिव कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफ गार्ड्स फॉर लैंड एंड जॉब्स। तो बताइए, अगर ये डिमांड इंटरनेशनल है तो हिमाचल में क्यों रखा है? अगर ये डिमांड इंटरनेशनल है तो नॉर्थ ईस्ट में 371 आर्टिकल क्यों रखा है? देश की 11 रियासतें ऐसी हैं जहाँ के रियासतों के लिए सेंटर ने आइन में इस तरह के प्रावधान रखे हैं, ज़मीन के और नौकरी के। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर वालों ने क्या कसूर किया था? देशभक्ति का जम्मू को ये फ़ायदा मिला कि आज आपकी नौकरी बार बार लेगा। IAS IPS ऑफिसर के बच्चे और वो लेंगे। लेकिन सर जॉब्स को लेकर तो अब उन्होंने किया ना कि उसके लिए चेंज है कि जो 15 साल जो यहाँ का बाशिंदा होगा, डोमिसाइल हो गया ना। बिल्कुल, वो ये तो नहीं है जो आज से 15 साल पहले भी आपने 47 से जो लोग IAS अफसर, IAPS अफसर, फौज में, बैंक में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो भी आए, वो सारे जो है एंटाइटल हो गए। आपने अगले 15 साल भी नहीं किया, आप नौकरी भी उनको दे रहे हैं। और वो चुप चुपीते कितने लोग बन गए, कितने लोग बन जाएंगे जो मजदूरी करने यहाँ आया, बसने के लिए आया ही नहीं। मैं पंजाब जाता हूँ, हरियाणा जाता हूँ, नौकरी करने, पैसे कमाने जाता हूँ, वो नौकरी भी छोकरी भी मुझे देंगे। वो मुझे कहेंगे अच्छा जी आप आए हो नौकरी यहाँ पैसे कमाने, ये लो आपको डोमिसाइल भी। हिमाचल में जाइए, आप भी जाइए, मैं भी जाऊँ, लेके दिखाएं। क्यों? हिमाचल में क्या खास बात थी? नॉर्थ ईस्ट में क्या खास बात थी? ये तो वो रियासत है जिसने पाकिस्तान के साथ 4 जंगें लड़ी। ये वो बैकवर्ड लोग हैं। यहाँ पे लोग मिलिटेंसी की वजह से, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई दूसरा आदमी यहाँ आकर के हमारे लिए जॉब क्रिएट नहीं करता। इसलिए ये प्रावधान अगर महाराजा टाइम से चलता आया, अगर आपने कोई तरमीम करनी है उसमें तो मशवरा करिए। कुछ चीज़ें उसमें बदलाव की अगर ज़रूरत है तो उसमें राय हो सकती थी, हो सकता कांग्रेस पार्टी भी उसके लिए तैयार होती। लेकिन आपने सारा कुछ ख़त्म करके सब लोगों को, आने वाली नस्लों को तबाह किया है। 370 में कोई ख़ास ऐसी बात नहीं थी बची हुई। जिस ज़माने में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता था वो कांग्रेस पार्टी ने ख़त्म कर दिया। जब ये देश के साथ रियासत जुड़ी, ये वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी थी देश भर के अंदर जिसका मुस्लिम मेजॉरिटी थी, 70% आबादी मुस्लिम थी। उस वक्त पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला और हमारे यारी सिंह, सरदार पटेल, महात्मा गांधी ने मिलकर के इस रियासत को जिना के गोदी में नहीं जाने दिया। कम से कम इस रियासत ने कहा कि हम सेकुलर हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो घिसते घिस गया। तो 370 में ये था कि एक अलग राष्ट्रपति है, सदर रियासत जिसको कहते थे, डॉक्टर करण सिंह भी थे। वो किसने ख़त्म किया? बीजेपी ने किया। उन चीज़ों को हमने पैटर्न पे लाया जो इल्ज़ाम लगता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। जो लोग कहते हैं जी कांग्रेस ने खोखला किया, ऐसा भी इल्ज़ाम है। एक तरफ से इल्ज़ाम है कि कांग्रेस ने 370 खोखला किया, दूसरी तरफ से इल्ज़ाम है ना कांग्रेस ने ये रखा था। कांग्रेस ने वो रखा था जिससे यहाँ पे जो है वो लोगों को लगता है कि हमारी सिक्योरिटी और सुरक्षा है, मगर उसका कोई, मैं नहीं समझता कि बड़ा नुकसान। हाँ, कुछ चीज़ें उसमें ज़रूर मैं भी कहता हूँ, मैं जाती तौर पे कहता हूँ। वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ का था, बल्कि उसमें बात होती, हमने डोमिसाइल उनको दिया था, हमारी सरकार ने माना कि इनको डोमिसाइल देना चाहिए, तो उस बात के लिए बात होती। उसमें चंद लोग जो रीजनल पार्टी मुखालफत करती थी, हमने कभी मुखालफत नहीं। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज ने एंड में यही कहा कि भाजपा की वजह से ही उन्हें जो है यहाँ का जो स्टेट सब्जेक्ट से मुक्ति मिली है, वो तो क्रेडिट वहीं दे रहे हैं ना। सुनिए, उनके पास ज़मीन भी है, कितने लोग नौकर हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन सवाल ये है कि हम कहते हैं कि उनको डोमिसाइल, हमारी सरकार जो जम्मू कश्मीर थी, हमने फैसला किया इनको दीजिए। मासवा एक वो तबका छोड़ के उनके साथ होना चाहिए, हम भी साथ देते अगर वो बात करते। लेकिन इन्होंने हमारी रियासत, हमारी पहचान ख़त्म कर दी, इसलिए कि ये रियासत को लूटाना है। आज बाहर के लोग आके लूट रहे हैं,
इनका मकसद क्या था? किसने कहा था, किस जम्मू वाले, किस बीजेपी ने कहा था कि यूटी बनाओ, रियासत को खत्म करो, ताकि आज जो आप देख रहे हैं कि माइनिंग के इल्ज़ाम इनकी अपनी पार्टी से उठ रहे हैं और 300-400 करोड़ का घोटाला बताया जाता है। कौन लोग हैं? जो आम किसान गरीब आदमी अपने नाला जो है उसमें से बजरी रेत निकालता था, वो आपको भी मुझको भी सस्ती देता था, 1000 रुपये का, 4000 रुपये का, आज 24,000 35,000। मैं आपको बताऊं, एक एक टिप्पर 25,000 से 35,000 बिक रहा है, क्योंकि जिन्होंने ठेका लिया 5 फुट उनको ठेका मिला, उन्होंने 15 फुट खुदाई कर ली मिल के, और वो उठा करके अपने घर में या कहीं स्टोर कर लिया। आज मुझे पता चल रहा है कि 35,000 का डंपर जाता है, जिसमें 600 क्विंटल माल आता है। 7,000 रुपया क्विंटल रेट हो गया है गांव में। जो रेत आप खरीदते हैं, बजरी खरीदते हैं, कहाँ से लोग जिएंगे? ये फ़ायदा हुआ यूटी का। हम इसलिए हमारी आज मांग यह है, रेस्टोर स्टेट, इमीडिएटली सेफ गार्ड दे दो, जॉब्स एंड लैंड। सर, मेरा सवाल ये था कि धारा 370 को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी सॉफ्ट एक टच रखती है कि नहीं, इसकी वजह से ये गलत हुआ, ये होना चाहिए था कहीं ना कहीं, जो नुकसान हो रहे हैं। तो गुपकार जो अलायंस बना उसकी भी यही मांग थी धारा 370 को लेकर, लेकिन कांग्रेस उससे अलग हो गई। तो फिर अलग होने की नीड क्या थी सर? देखिए, सुनिए, गुपकार अलायंस का हिस्सा हम नहीं हैं, हमने कई बार कह दिया, लेकिन आप बीजेपी आज भी गुपकार का हिस्सा करगिल के अंदर गुपकार के साथ मिलकर के हिल काउंसिल में बैठे। दूसरा कोई मीटिंग में जाए, कहीं सीट शेयरिंग हो जाए, वोट का विभाजन नहीं, तो वो कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है। भद्रवाह म्यूनसिपैलिटी के अंदर नेशनल कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे हैं, चेयरमैन एक पार्टी का, समर्थन दूसरी पार्टी का। बताइए, ये लोगों को पता है? बीजेपी के दोहरे मापदंड हैं, और गुपकार जो अलायंस है उनका अपना रोल होगा, उनमें से कुछ लोग तो इनके साथ मिल गए। लेकिन हमारा जो है, हमारी कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन, हमारे स्टैंड है वो है, हमने ये कहा कि जिस तरीके से आपने तोड़ा वो गैर कानूनी, गैर जमहूरी तरीका है। लेकिन सर, इस बयान का वेलकम तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी किया ना। किस बयान का? ये जो दिग्विजय सिंह का बयान आया धारा 370 को लेकर। आप करें, वो करें, बीजेपी करे, मुझे तकलीफ है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा वो आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छी बात है अगर उन्होंने वेलकम किया, उनको लगा, उन्होंने कहा हम सोचेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि रेस्टोर करेंगे, ये दिग्विजय सिंह ने खुद कह दिया। उनको फारूक अब्दुल्ला को लगा कि कहीं ना कहीं हमारी बात वहाँ पर भी उठ रही है। तो अच्छी बात है। फारूक अब्दुल्ला कोई पाकिस्तानी है क्या? इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने उनको जिनेवा में भेजा हिंदुस्तान की वकालत करने। इस रियासत के मुख्यमंत्री रहे, उनका मुद्दा 370 हो सकता है। किसी का सेल्फ रूल था, सरकार तो बीजेपी ने बनाई थी पीडीपी के साथ, उस वक्त नहीं था उनका कॉमन करेंसी मुद्दा। जब बीजेपी ने सरकार बनाई उसका जवाब दे दें। पीडीपी तो कहती थी, आज भी है, कि कॉमन करेंसी होनी चाहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान सार्क कंट्रीज की। वो कहते थे 370 कुछ भी नहीं है, इससे आगे जाना चाहिए, सेल्फ रूल, अटानमी, ग्रेटर अटानमी से आगे का नारा था। उस पार्टी के साथ तो आपने हाथ मिलाया, 2 झंडे के सामने प्रधानमंत्री ने हलफ दी। फिर क्या बीजेपी हमसे पूछेगी? हम ये कहते हैं कि 370 इस देश के आइन का 70 साल हिस्सा रहा, उसमें अगर कुछ खामियां थी, हमने अपने वक्त में कई चीज़ें दूर की, और ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, उसमें अगर और खामियां थी, उस चीज़ को आप मशवरा करते, कांग्रेस पार्टी खास करके आप कहते जो जायज़ चीज़ें, उसमें शायद हम साथ देते। हम कब कह रहे? लेकिन महिलाओं का अधिकार की एक बात थी, वो हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, असेंबली में हमने वो बाहर रखा। हमारी सरकार भी पीडीपी के साथ थी, हम झुके नहीं आपकी तरह, बीजेपी की तरह। ये तो नतमस्तक थे महबूबा और मुफ्ती साहब के सामने। लास्ट में इनको लगा कि ज़मीन खिसक गई तो इन्होंने सरकार छोड़ी। लेकिन वो तो कहते हैं सर, सरकार हमने इसलिए गिराई क्योंकि उनके कुछ बनाई क्यों? गिराई ठीक है, मुझे बताइए बनाई क्यों? ये तो पता था ना पीडीपी का एजेंडा किस बुनियाद में पीडीपी बनी। ठीक है, जब आप 370 को तोड़ने वाले थे, खराब थे, इसके खिलाफ थे, तो जो उसको मजबूत करने वाले थे उनके आप 3 साल सरकार में बैठे थे, और फिर वो आपकी बात मानती नहीं थी महबूबा मुफ्ती, वो अपनी पार्टी का एजेंडा चलाती थी। तो फिर आपको तकलीफ हुई, आपने सोचा कि हमारी वोट बैंक गया, तो इसलिए आपने बहाना बना करके तोड़ा। लेकिन पार्टियां तो वो इकट्ठी होती हैं जिनका कोई दिल मिले ना मिले, कोई दिमाग मिलता हो। इनका ना दिल मिलता था, ना दिमाग मिलता था, ना शक्ल सुर मिलती थी, ना कोई आइडियोलॉजी मिलती थी। फिर कहा जी हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल की सरकार बनाई है। तो उस नॉर्थ पोल साउथ पोल की तबाही आज जम्मू कश्मीर में 3 साल से कोई जमहूरी सरकार नहीं। 6 साल आतंकवाद रहा तो गवर्नर रूल रहा। जब आतंकवाद की कमर तोड़ी तो कांग्रेस ने पहली बार नरसिम्हा राव ने
96 में इलेक्शन करा के पाकिस्तान को जवाब दे दिया इंटरनेशनल लेवल पे। मैं पॉलिटिकल पे आऊँगा सर। आपके बयान से लगता है कि एनसी और कांग्रेस जो है वो इन फ्यूचर अलायंस में आ सकते हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला आपकी स्टेटमेंट का वेलकम कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनको भी सही ठहरा रहे हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? देखिए, कांग्रेस जो है वो एनसी पीडीपी के साथ पास्ट में हमने सरकारें बनाई हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, मिलिटेंसी को जवाब देने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले यही लोग हैं। और हमारा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, लेकिन हम अपने एजेंडे पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारा जो नेशनलिस्टिक और वो स्लोगन है वो है, लेकिन हम किसी ऐसे आदमी को सस्ते में एंटी नेशनल नहीं कह देते जो देश के लिए खड़ा हो, जो देश की जमहूरियत में विश्वास करे, चाहे वो कोई पार्टी हो। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे को अलायंस या इलेक्शन वो हाईकमांड फैसला करती है, लेकिन हम इस देश के अंदर सबका अधिकार है सियासत करने का भी। हम उनको ये नहीं कहते पाकिस्तानी हो, आतंकवादी हो, प्रो मिलिटेंट हो, प्रो पाकिस्तान हो, और जिनके साथ आप सत्ता में बैठे हो तो फिर क्यों बनाई भाई? आपको पता होना चाहिए था कि मुफ्ती साहब, महबूबा मुफ्ती साहब की क्या पृष्ठभूमि है, तो आपको नहीं पसंद था, नहीं करना था। इसलिए ये अभी तक कहना वो नहीं है। चुनाव में जितना मजबूती से इलेक्शन हो, सारी पार्टियां चुनाव लड़ें, वही देश का जवाब जो है वो दुनिया को और पाकिस्तान को जाता है। अभी क्या आपकी रणनीति है, चुनावों की तैयारी है आपकी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि संभावनाएं हैं ऐसी कि चुनाव हो सकते हैं किसी भी समय? देखिए, चुनाव जब होंगे तो जरूर, हम तो चुनाव बाइकाट पार्टी नहीं रहे, लेकिन आप जेल में बंद करके आप कहेंगे हाथ बांध करके घोड़े को कि आप भागो, वो कैसे भागेगा? जब आपने पिछले चुनाव भी कराए तो सारे लीडर जेल में थे, फिर भी हम उन चुनाव में हिस्सा लिया। हमने बीडीसी में भी कहा कि हम हिस्सा लेंगे, आखिरी दिन तक हमारे प्रेसिडेंट और हमारे लीडरों को नहीं छोड़ा। इसलिए हम बाइकाट पार्टी नहीं, हमने गोलियों को बीच में, बमों के बीच में, पहला इलेक्शन जो 96 में फिर हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी थी, बाकी छोटे मोटे दल थे, उसमें कुछ दलों ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन कश्मीर के अंदर हम ही लोग निकले थे। फिर कमर टूट गई मिलिटेंसी की और पाकिस्तान की। लेकिन सर हाल फिलहाल आपकी चुनाव पार्टी, होगा, हम लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के लिए सरकार का काम होता है ये नहीं कि रात को सोए हुए ऐलान कर देना कि सुबह चुनाव है। आप सरप्राइज दे करके चुनाव जीतना चाहते हैं धोखे से। आप कबड्डी भी खेलते हैं तो कबड्डी शोर डालते हैं, ये नहीं कि चुपके से जाके पकड़ लेते हैं। कबड्डी करने का मतलब क्या है कि ये कबड्डी एक खेल है, ये एक चुनाव डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। सबको पता होना चाहिए, आज से हमको पता होना चाहिए कि 6 महीने बाद चुनाव है, कोरोना है, लोग मर गए, महंगाई है और लोग तड़प रहे हैं बिजली और पानी से। हमको लोगों के पास जाने के लिए टाइम चाहिए ताकि लोगों की समस्याएं सुने, उठाएं, आप तक भी पहुंचाएं। आप हाल नहीं करें, हम नुक्ताचीनी भी करें, धरने भी दें, जुलूस भी दें, लेकिन आप अपोजिशन को निकलने नहीं देते। और फिर आप डिलिमिटेशन कहाँ कर रहे हैं, किस फैक्ट्री में वो बन रहा है, बाद में आप कमीशन से आ जाएगा हमारे सामने, अभी तक तो पता ही नहीं। हम कमीशन का, हमारा तो कोई एमपी नहीं आज, तो उसमें क्या तोड़फोड़ कर रहे हो लोगों को भी पता होना चाहिए ना। इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा कोना उठा के उधर फेंकना है, कौन सा उधर उठाना है, ये जमहूरियत में विश्वास है? जमहूरियत में होता है कि सबके सामने शीशा होता है। मैं कहूँ जनाब, ये पंचायत इधर नहीं गांधीनगर में लगनी चाहिए। आप यहाँ से उठा करके सचेतगढ़ लगा दोगे, बाद में अखबार निकाल दोगे, 15 दिन बाद ऑब्जेक्शन दे दो, ऑब्जेक्शन घर में बैठ कर डिसमिस कर दोगे। सर वो तो कह रहे हैं कि आप लोग आए उसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन पार्टिसिपेट करें भाई। देखिए, कानून ये है कि एमपी मेंबर होता है, एमपी भी मेंबर नहीं होता, एसोसिएट मेंबर होता है। फैसला उन 3 लोगों ने ही करना है, उसमें एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है। लेकिन आपको पता है कि इस देश में आज सरकार में फैसले कैसे हो रहे हैं, और हर जगह पे सरकार का दखल जो है बहुत ज़्यादा है। डाटे वो दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं हमें क्या पता है, किस पंचायत का क्या डाटा दे रहे हैं, किधर क्या कर रहे हैं। आज तक आपको पता है क्या हुआ? मुझे तो नहीं पता भाई। अगर आपको पता है तो मुझे बताओ कि क्या प्रोसेस किया 1.5 साल में डिलिमिटेशन ने। सेंसस के डाटे सारे हैं, आप डीसी से उनसे क्या रिपोर्ट ले रहे हैं कि इस पंचायत में कौन से धर्म का, कौन सी जाति का, कौन सा आदमी रहता है, ये डाटा होगा, इस बुनियाद पर फैसले होंगे। देखना तो ये होता है कि ये इलाका किसके साथ मिलता है और कितनी पॉपुलेशन बनती है, ये पहाड़ी है, मैदानी है, इसमें क्या परेशानियां हैं। आपकी बनी की कॉन्स्टिट्यूंसी, गुरेज की कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ थी, क्यों थी? दूर दराज है। ये कानून में प्रावधान रखे गए हैं, क्या वो फॉलो होगा, नहीं होगा? क्या आपका मिशन टारगेट है वो जैसे मिशन 44 रखा था, अब मिशन 45 होगा कि 90 सीटें हैं,
तो उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है, जो करवानी है, तो मुझे नहीं पता क्या। अपोजिशन में है, ये सवाल तो आपको पूछने चाहिए ना उनसे, क्योंकि ये सवाल कि क्या हो रहा है डिलिमिटेशन को लेकर। नहीं, मजाक में कह रहा हूँ, मैं त्रिकुटानगर जाऊँ पूछने के लिए, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। अपोजिशन के पास कौन सा माध्यम है? मीडिया को भी आप अंकुश लगाते हैं। हम जो पूछते हैं हम पूछ रहे हैं ना, रोज पूछने की ज़रूरत क्या है? ये एक कानूनी प्रक्रिया है। अब ये तो नहीं आप उम्मीद कर सकते कि हम बीजेपी के ऑफिस जाएंगे, उनसे पूछेंगे जनाब क्या कर रहे हो डेपुटेशन लेकर के। किसको पूछें? कमीशन तो दिल्ली में है, यहाँ तो आया नहीं। किसको पूछें? कमीशन आएगा, हमें बुलाएगा, नहीं तो ऐसे जा कर के हम वहाँ धरना लगाएंगे, वो उस वक्त सोचेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि कमीशन अगर कुछ कर रहा है तो उनको सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुनना भी चाहिए, बताना भी चाहिए। सुनना तो ठीक है, हम सुनाएंगे जनाब ये पॉपुलेशन देखो, आप परसेंटेज देखो, पहाड़ी मैदानी देखो, रोड सड़क देखो, सुविधाएं देख करके संख्या बराबर करो। लेकिन वो क्या कर रहे हैं वो भी बताएं ना कि हम जनाब क्या कर रहे हैं। आपको पता है जब 87 में डिलिमिटेशन हुआ था, इससे पहले वो असेंबली में पेश हुआ, मैं उस पर कई दिन बहस सुनता रहा। मेंबरान ने, असेंबली ने उस पर इतराज़ात किए कि ये जो चीज़ें गलत हैं, और उस प्रपोज जो डिलिमिटेशन था फिर उसके ऊपर जस्टिस गुप्ता कमीशन को रिव्यू के लिए लगाया गया। कमीशन वही था, फिर डेथ हो गई जब उसका हेड की, तो जस्टिस के गुप्ता साहब को रिव्यू के लिए बनाया गया कि वो देखें जो इतराज़ात असेंबली के मेंबरान ने कहा कि भाई आप ऑब्जेक्शन मांगो और करो, फिर और ऑब्जेक्शन, और फिर 93 में जा कर के वो मुकम्मल हुआ। उसमें एक सीट बड़ी थी जम्मू के लिए, और वो रिव्यू कमीशन था। इसलिए कमीशन का एक तरीकाकार है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि ग्राउंड पे आए, हम उसको मिलें, हवा में जाके नहीं मिल सकते। सर मेरा एक अगला सवाल है कि गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो भी अब काफ़ी बड़े आपके नेता हैं और जम्मू कश्मीर में भी आए, लेकिन सर चुनावों को लेकर आपकी जो पार्टी के जो एक्टिविस्ट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका उत्साह कम है, और कहीं ना कहीं पार्टी में ग्रुपिज़म जो है वो भी देखने को मिला। गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुए, और फिर उस प्रोटेस्ट के खिलाफ एक और प्रोटेस्ट हुआ आप ही की पार्टी का। तो ये पार्टी में अंदरूनी किले और कार्यकर्ताओं का कम उत्साह कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए घातक तो नहीं साबित होगा? देखिए, बात यह है कि अभी तो पता ही नहीं चुनाव कब होंगे, और हवा में बातों का जवाब नहीं दिया जाता। गुलाम नबी आज़ाद हमारी पार्टी के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, नेशनल नेता हैं। आपने देखा वो चेयरमैन है टास्क फोर्स के कोविड। तो ये छोटे पैमाने पे कुछ लोग लगे रहते हैं, मगर वो जहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, हमारे दिग्गज नेता हैं, हमारा पूरा सम्मान है। यहाँ भी ऑफिस में आए, उनको सम्मान, वो सिर्फ रिटायर होके आए थे। कुछ बयानात एक दो ने कोई फेवर में बयान नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल कहा, यहाँ दफ्तर में कहा कि अगर मैंने जाना होता वाजपेयी साहब के साथ सबसे बेहतर तलकात थे। तो ये इसका मतलब ये नहीं, ये झूठी खबरें जो हैं बीजेपी को, इसका मतलब खलबलाहट है। उनको कांग्रेस के नेताओं की पट्टी और ये बात कहते हैं, अगर वो कांग्रेस में बुरे हैं तो बीजेपी में अच्छे कैसे हो जाएंगे? ऐसे तो आप कांग्रेस में तो बहुत करते खराब है। अब लास्ट में आपको लगा कि अच्छे आदमी हैं तो इनको लगा होगा, मगर यह है कि उनके कुछ साथियों ने एक आध बयान दिया तो किसी ने किया, लेकिन पार्टी उनको नेता मानती है, हमारा कोई ऐसी नहीं। इसीलिए तो सोनिया गांधी ने उनको चेयरमैन बनाया। अब कौन कहता है? इसलिए कोई इंडिविजुअल अगर कोई करता है उसका पार्टी के साथ कोई सरोकार नहीं। और हम सब के नेता हैं वो, और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। कंपटीशन होता है पार्टी के अंदर, वो कंपटीशन में 4 दावेदार एक कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट के लिए होते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कोई किसी का नारा लगा लेता है, कोई किसी का नारा लगा देता है, कोई किसी का चेला बन जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के हम सब कांग्रेस पार्टी के वर्कर और चेले हैं। उसमें हर आदमी प्रयास करता है कि मेरा कोई नाम आ जाए, तो उसको हमारी पार्टी में काफ़ी छूट है। ये नहीं है कि अगर किसी ने कोई ऐसी बात कही बीजेपी की तरह तो उसको उसी दिन नोटिस जाता है। हम भी पूछते हैं, कोई ऐसी बात होगी, वो इंटरनल मैटर्स हैं। लेकिन यहाँ तक बात यह है कि एकजुट होकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, एकजुट है। इंटर पार्टी डेमोक्रेसी में सबको इजाज़त है कि किसी नेता जो ज़्यादा पसंद है उसका नारा लगाते रहें, लेकिन हम सब के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, और वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और करेंगे। सर आखिरी सवाल, कांग्रेस पर ये कई बार इल्ज़ाम लगे कि कांग्रेस दिल्ली को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस है, वहाँ पर पूरा फोकस रहता है, लेकिन स्टेट्स में कांग्रेस इतना ध्यान नहीं देती है, और ये चीज़ कई बार देखने को भी मिली। आपको भी लगता है कि कुछ इस प्रकार की गलतियाँ हैं? नहीं,
ऐसा नहीं है। आपका सुझाव अच्छा है, हम इसको सुझाव मानेंगे अगर ये है कि बिल्कुल। लेकिन आप देख रहे हैं कि देश के अंदर काफ़ी इस वक्त जो सरकार है उसका जो रवैया है कि वो कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लेके आए थे। आज कांग्रेस युक्त भारत कहते हैं क्योंकि उनको लगा कि कांग्रेस ही एक वो नेशनल पार्टी है जो लोग बीजेपी की पॉलिसी से नाराज़ होंगे, नाखुश होंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ये नारा लगाना ही एंटी डेमोक्रेटिक है और देश की विचारधारा के खिलाफ। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने मिशन पे कायम रहेगी। हार और जीत राजनीति और सियासत और सियासी पार्टी के जीवन का हिस्सा होता है। बीजेपी 2 सीटों पे थी। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने वाजपेयी जी को भी चाहा कि वो हमेशा सदन में रहें, उच्च नेता। आज की बीजेपी की जो नेतृत्व है उनकी विचार ज़रा अलग थे और उनकी वजह से आज जो देश के अंदर खलबली है। इसलिए ये ठीक है कि इस वक्त बहुत संकट जो है वो देश में है। हर जगह जो है वो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि बहुत ही तोड़ फोड़ की राजनीति जो है बीजेपी करती है। इनका स्टाइल जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है। इसलिए आपको लगता होगा, और कोरोना 1-1.5 साल से है इसलिए नहीं लगता, लेकिन है कि हाईकमांड एवरी डे हर चीज़ का नोटिस लेती है, पूरा जो है मॉनिटरिंग करती है, हमारी हर तरफ से सहायता करती है। और जम्मू कश्मीर को तो इस मुसीबत से कांग्रेस पार्टी ही निकाल सकती है। जम्मू और कश्मीर को भी इकट्ठे चलाना है, देश के साथ चलाना है, मुख्य धारा के साथ चलाना है। जम्मू की जो भेदभाव की बातें हैं वो बीजेपी ने बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि जम्मू को नीचे लगा दिया। आज कोविड में ही आप देख लीजिए कि जो ऑक्सीजन प्लांट जम्मू में लगने चाहिए थे वो नहीं लगे, कश्मीर में उसी अवधि में वो प्लांट लग गए। तो जम्मू की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से इतनी मौतें हुई। आज इनकी दायित्व यही था, इनको मैंडेट यहाँ से मिला कश्मीर के लिए भी काम करें, लेकिन जम्मू में हॉस्पिटल बने हैं, डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है, 300 नर्स 3 दिन में लगानी पड़ी। ये कमियां ना होती तो हमारे हज़ारों लोग मरने से बच जाते, सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग सफरिंग से बच जाते। लेकिन सर स्वास्थ्य सुविधाएं तो यहाँ पर बहुत पहले से ही ऐसी हैं ना, मतलब अगर आप हेल्थ की बात करेंगे तो वो तो कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तो इसी प्रकार सब सिस्टम चलता आया है। देखिए, मुझे नहीं समझ कि आपकी क्या बात है कि सुविधाएं अगर कल ख़राब है तो आज ठीक नहीं करनी चाहिए। यहाँ सुपर स्पेशलिटी किसने बनाया, यहाँ मेडिकल कॉलेज किसने बनाया, CD हॉस्पिटल किसने बनाया। आज बीजेपी कहती है लोग मर रहे तो उसके अंदर डॉक्टर किसने लगाना है। पिछली 1 साल के अंदर जो कोविड को अगर कोई नई बीमारी आई है उसकी तैयारी किसने करनी थी। देश भर के अंदर जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने करनी थी, करवानी थी। तो सुविधाओं की कमी तो सब जगह रहती है, लेकिन हम कहते हैं कि सुविधाएं बढ़नी चाहिए ना। मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन जो आप कहते हैं कि 37 प्लांट जम्मू में लगने थे, 34 कश्मीर में लग गए, जम्मू में 12 लगे, कश्मीर में बाहर से जर्मन से प्लांट आ रहे हैं, उधार मांग मांग के आप जम्मू ला रहे हैं। कश्मीर से आपने टेंडर करके उधार करके आपने जम्मू में ऑक्सीजन प्लांट लाए लोगों को थोड़ा बहुत ऑक्सीजन देने के लिए। तो ये 7 साल में होना था, ये 1 साल में होना था, कि ये 70 साल में नहीं होना था। आप कहेंगे 7 साल में सैकड़ों डॉक्टर रिटायर हो जाते हैं, तो नए लगने चाहिए, नर्सें लगनी चाहिए। इसलिए सुविधाओं की कमी है, इसलिए तो हमने किया था। आपने तो एम्स जम्मू का नाम दे करके बाद में कश्मीर में खोल दिया। जब वहाँ का हुआ तो जम्मू वालों ने एजिटेशन लड़ी, बीजेपी ने थोड़ा दिया। जो नाम आया कि जम्मू को जनाब गिफ्ट दे दिया। 28 फरवरी 2015 को ये बात कही गई। जब पता लगा कि जम्मू के नाम पे एम्स आया और कश्मीर चला गया, फिर तो जम्मू ने बंद किया था, जिम एजिटेशन लोगों ने लड़ी। तो बीजेपी ने वोट यहाँ से लिए, वहाँ भी दे ना। हमने 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दी, क्योंकि जहाँ जम्मू कश्मीर का सिलसिला ऐसा है। देश भर में 16 यूनिवर्सिटी थी और जम्मू कश्मीर में 2। तो 5 मेडिकल कॉलेज कांग्रेस ने दिए थे, वो आज तक आपसे मुकम्मल नहीं हुए। तो वो काम किसने करना था। जब कांग्रेस ने वो दे दिए और बिल्डिंग में पैसा आ गया, उसको खड़ा करना, उसके अंदर फर्नीचर बेड तो आप खरीद लेते हो क्योंकि उसमें पैसा मिलता है बहुत से। ये क्यों नहीं आया ऑक्सीजन प्लांट और बाकी चीज़ें, और क्यों नहीं लगी, इसमें कोई झगड़ा होगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि ध्यान होना चाहिए। आज सत्ता जिसकी है वही कर सकता है, करवा सकता है। हमने भी शोर उठाया, लेकिन इसलिए बीजेपी ने जम्मू के साथ जो वादे किए थे उसमें पूरी तरह विफल रहे। आज
गली गली में लिख कर पे शराब के ठेके हो रहे हैं। लोगों का इल्ज़ाम है कि 2 नंबर की शराबें आ रही हैं। लोगों का इल्ज़ाम है कि महंगा शराबें आ रही हैं। घर घर अगर आप नशे अपनाएंगे, यही वो बीजेपी थी जो कहती थी कि जम्मू के साथ साजिश हो रही है, कश्मीरी साजिश कर रहे हैं, जम्मू को लाइसेंस दे रहे हैं शराबों का। आपने तो खुले ठेके कर दिए। कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। इसलिए हम अपने डगर पे रहेंगे, जम्मू के साथ भी इंसाफ होगा और आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर को स्टेट रेस्टोर हो, यहाँ के नौजवान की नौकरी और ज़मीन बाहर का ना ले, ये प्रयास करेंगे। बाकी जो चीज़ें मुख्य धारा में एक कांग्रेस पार्टी ने ही सारी लड़ाई लड़ी है और उसके लिए आपसे बीजेपी से या किसी से कोई सर्टिफिकेट कांग्रेस को नहीं चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत सवाल किए और बहुत तीखे सवाल थे और धारा 370 को लेकर इन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा मुद्दा नौकरी से है, हमारा मुद्दा यहाँ की ज़मीन से है। बहरहाल चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयार है, लेकिन चुनाव कब होंगे और समय पर उसकी जानकारी मिलनी चाहिए, ये भी इनकी मांग है। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा, चुनाव कब होंगे। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी तैयारी जो है वो लगातार कर रही है। अब देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।